गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 21 था अध्ययन। इसमें हमने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा की भौतिकी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हिस्टोलॉजी का जब अध्ययन कर रहे थे तो त्वचा में दो मुख्य रूप से स्तर पाए जाते थे। एक स्तर था आपका एपिडर्मिस, दूसरा था आपका डर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें हम तो इसकी जो उत्पत्ति होती थी वो भूरीय एक्टोडर्मिस से होती थी। इसमें 5 स्तर पाए जाते थे। सबसे अंदर अंकुरण स्तर, शूल स्तर, इसके बाद कण स्तर, स्वच्छ स्तर और कणीय स्तर। इसके बाद हमने डर्मिस पढ़ा। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्मिस से होती है। इसमें भी 2 स्तर पाए जाते थे, एक था पैपिलर स्तर और दूसरा था आपका जालिका स्तर। इसके अलावा हमने त्वचा के व्युत्पन्न पढ़े कि त्वचा में अनेक या विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे पहला पॉइंट था आपके सामने रोम। रोम जो है ये एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर से बनते हैं। रोम की संरचना पढ़ी हमने कल, तो रोम की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला था आपके सामने रोम पुटक, दूसरा था रोम की जड़, तीसरा था रोम पेपला, चौथा था रोम कांड और पांचवा था इरेक्टर फ्लाई पेशियां। रोम कांड की संरचना में 3 भाग होते थे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये यहां तक हमने चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद जो टॉपिक है वो है त्वक ग्रंथियां। कौन सा है बेटा? त्वक ग्रंथियां। देखिए बेटा, त्वक ग्रंथियों की जो उत्पत्ति है, यह त्वक ग्रंथियां अंकुरण स्तर से बनती हैं। किनसे बनती हैं? अंकुरण स्तर से बनती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति त्वक ग्रंथियों की, साथ के साथ बेटा आपको लिखना भी है और समझना भी है। त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति अंकुरण या मैलपीली कहते थे हम उसको, अंकुरण या मैलपीली स्तर से, मैलपीली स्तर से होती है। त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति मैलपीली स्तर से होती है। मानव की त्वचा में, मानव की त्वचा में निम्नलिखित ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाई जाती है। बेटा त्वक ग्रंथि का अध्ययन कर रहे हैं हम आज। तो त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति मैलपीली स्तर से होती है। मानव की त्वचा में निम्नलिखित ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली ग्रंथि है आपकी स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है बेटा? स्वेद ग्रंथि। देखिए बेटा, ये एक बार मैं आपको वैसे बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, बाद में भाषा लिख दूंगा। स्वेद जो ग्रंथियां हैं ये सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है और महीन भाग एपिडर्मिस से बाहर निकला होता है।
श्वेत ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा हम। तो ये ग्रंथियां सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका जो कुंडलित भाग है वह डर्मिस में धंसा रहता है। कल हमने जब रोम की संरचना पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये तो रोम था, रोम कांड, और इसके यहाँ आपके सामने इस तरह से श्वेत ग्रंथियां। तो इसका जो कुंडलित भाग है, ये वाला कुंडलित भाग, यह डर्मिस में धंसा रहता है तथा जो महीन भाग है वह एपिडर्मिस से बाहर निकला हुआ होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वह पसीने का स्रावण करना, यानी कि जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये पसीने का स्रावण करती हैं। पसीने में जल होता है, लवण होते हैं NaCl जैसे, इसके अलावा यूरिया होता है और CO2। लवण है इसलिए ये नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। अब श्वेत ग्रंथियां जो हैं ये मीरोक्राइन प्रकार की होती है। देखो बेटा, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। मीरोक्राइन, ध्यान से पढ़ना बेटा, इसको तीनों नाम आएंगे आपके सामने। दूसरी है एपोक्राइन और तीसरी है होलोक्राइन। इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। किसके आधार पर? श्रावण के आधार पर। श्रावण के जो आधार है इस पर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं आधार पर। मीरोक्राइन, इसमें कोशिका का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता है, अर्थात केवल और केवल जो इसका स्राव है वो रिस कर बाहर निकलता है। एपोक्राइन, एपोक्राइन मतलब होता है शीर्ष भाग, यानी कि स्रावित होगा और स्रावित होने के पश्चात जो शीर्ष भाग है वो वहां से स्रावित। और तीसरा है होलोक्राइन। होलोक्राइन का मतलब है जो इनका स्रावित पदार्थ है वो स्रावित जो पदार्थ है वो स्राव करने के पश्चात जो पूरी की पूरी कोशिका है वह डैमेज हो जाता है। इसमें कोशिका का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता है, इसमें शीर्ष भाग डैमेज होता है, इसमें पूरी की पूरी सेल डैमेज होती है। ठीक है बेटा, तीनों का अर्थ समझ में आ गया आपके, क्योंकि आगे ये सभी आएंगे भाषा में। मीरोक्राइन में कोशिका का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता है। एपोक्राइन में शीर्ष भाग डैमेज होता है और होलोक्राइन में पूरी की पूरी कोशिका डैमेज होती है। पूरी की पूरी कोशिका डैमेज होती है। अब हम श्वेत ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रंथि सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है तथा जो महीन भाग है वह एपिडर्मिस से बाहर निकला रहता है। जो महीन जो नलिका है वो एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। ये मुख्य रूप से पसीने का स्रावण करती हैं। पसीने में मुख्य रूप से जल होता है, यूरिया होता है, लवण होता है और CO2 होती है। लवण की उपस्थिति के कारण पसीना जो है वह नमकीन होता है। श्वेत ग्रंथियां मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि हैं। कैसी हैं? मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। मनुष्य के अंदर 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 25 लाख। हथेली और तलुए और बगल, हथेली, तलुए और बगल में ये ग्रंथियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एपोक्राइन प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियां हैं, यह जो जननांग हैं, इसके अलावा आंखों की पलक हैं, इसके अलावा गुदा आदि भागों में पाई जाती हैं और ये शरीर के तापमान को एक नियमित बनाने का कार्य करती है। ये श्वेत ग्रंथि हो गई बेटा।
साथ के साथ भाषा लिखिए आप। ये सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है तथा महीन नलिका, जो पतली जो नलिका है, यह महीन नलिका एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। ये सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है तथा जो महीन नलिका होती है वह एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। ये पसीने का श्रावण का कार्य करते हैं। ये पसीने का श्रावण का कार्य करती हैं पसीने में जल, लवण, CO2 और यूरिया जैसे पदार्थ होते हैं। इसलिए पसीना नमकीन होता है। कैसा होता है बेटा? पसीना कैसा होता है? नमकीन होता है। ये मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। ठीक है बेटा, साथ साथ देखो श्वेत ग्रंथि हेडिंग डाल के कि ये ग्रंथियां सरल व नलिकाकार होती हैं। इनका कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है। कुंडलित भाग डर्मिस में धंसा रहता है और इनकी जो महीन नलिका है वह डर्मिस से बाहर खुलती है। डर्मिस से बाहर खुलती है। ये पसीने का श्रावण का कार्य करती हैं। पसीने के अंदर मुख्य रूप से जल है, CO2 है, लवण है, यूरिया आदि पाए जाते हैं। लवण की उपस्थिति के कारण जो पसीना होता है वह नमकीन होता है। श्वेत ग्रंथियां मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं। इनकी संख्या मनुष्य के अंदर 25 लाख होती है। कितनी होती है? 25 लाख होती है। श्वेत ग्रंथियों की संख्या हथेली और तलवे और बगल इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जननांग है, इसके अलावा गुदा है, इसके अलावा आंखों की पलक है। इनमें इनकी जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है। कार्य क्या हो जाएगा बेटा इनका? शरीर के ताप का नियमन करना। शरीर के ताप का नियमन करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। तो ये आपकी पहली जो ग्रंथि थी, कौन सी? श्वेत ग्रंथि, वो आपके साथ इसकी खत्म हो गई। ठीक है बेटा, श्वेत ग्रंथि कंप्लीट। आई होप आपकी कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है। ये सरल व नलिकाकार होती है। कुंडलित भाग इसका यानी डर्मिस में धंसा रहता है। महीन नलिका एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। पसीने का श्रावण करती है। संख्या 25 लाख होती है। सबसे ज्यादा ये हथेली, तलवे और बगल में पाई जाती हैं। ठीक है भाई साहब, कोई समस्या? और शरीर के ताप का नियमन करने का कार्य करती है। दूसरी ग्रंथि पढ़ते हैं अब हम। दूसरी ग्रंथि हो जाएगी आपकी तेल या सीबेशियस ग्रंथियां। दूसरी तेल या सीबेशियस
सेबेसियस ग्रंथियां, तेल या सेबेसियस ग्रंथियां। ये जो ग्रंथि हैं, ये ग्रंथियां पुटका के फॉलिकल जो होती है, पुटका के एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक के वलन से बनती हैं, वलन से बनती हैं और पुटका में ही खुलती हैं, और पुटका में खुलती हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपकी। तेल और सेबेसियस ग्रंथियां पढ़ रहे हैं हम दूसरी। तो ये जो ग्रंथियां हैं, ये पुटका के एपिथेलियम जो ऊतक है, उस एपिथेलियम ऊतक के बलन से बनती हैं और पुटका में ही खुलती हैं। ये ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती हैं, होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। होलोक्राइन का मतलब पहले ही बता दिया, संपूर्ण जो कोशिका है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जिनमें होलोक्राइन का मतलब क्या है, जिनमें स्राव भर जाने पर, स्राव जब भर जाएगा तो पूरी कोशिका क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ग्रंथि सेल्स टूटकर भर जाने पर, ग्रंथि सेल टूटकर स्रावित पदार्थ के रूप में, स्रावित पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है, बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा, तेल ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रंथियां जो हैं, ये जो फॉलिकल है पुटका, उसके एपिथेलियम ऊतक के बलन से बनती हैं। इसके अलावा ये पुटका में ही खुलती हैं। ये जो ग्रंथि हैं वो होलोक्राइन प्रकार की होती है। होलोक्राइन का मतलब है पूरी कोशिका क्या होगी, डैमेज होगी। जिनमें स्राव भर जाने पर ग्रंथि सेल्स टूटकर स्रावित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है। इन ग्रंथियों में दूध के समान गाढ़ा पदार्थ स्रावित होता है। गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे सीबम कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है आपकी जो बुक है, बुक के पीछे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चनों में दे रखा है कि तेल या सेबेसियस ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं। किताब जो है आपकी, उस किताब के जस्ट पीछे जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नावली जो होते हैं, उनमें अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो तेल, जो सेबेसियस ग्रंथियां हैं, इससे स्रावित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सीबम। दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ यह होता है। अब ये जो पदार्थ है सीबम, यह जो रोमकांड था, उस रोमकांड को चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा त्वचा को जलरोधी भी बनाता है। सीबम जो है, इसका जो कार्य क्या है बेटा, रोमकांड को चिकना बनाना,
इसके अलावा जो त्वचा है स्किन, उसको जलरोधी बनाना। अब तेल ग्रंथियां बेटा बॉडी में कहां पाई जाती हैं और कहां नहीं पाई जाती हैं, ये सुनो आप ध्यान से। देखो बेटा, देख लिया कि जब कभी कभार लगभग, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, एक आंकड़े दूंगा मैं आपको, 80% व्यक्ति सुबह जब जागते हैं, रात को सोने के बाद जब सुबह जागते हैं तो मुंह पर हाथ लगाते हैं तो मुंह कैसा दिखता है, चिकना दिखाई देता है, इसे तेल लगा लिया। इसका मतलब ये सब जगह पाई जाती है, लेकिन कहां नहीं पाई जाती है, हथेली और तलुए को छोड़कर। हथेली और तलुए, यानी कि हथेली पर नहीं पाई जाएंगी और तलुए पर नहीं पाई जाती है, इनको छोड़कर ये शरीर के संपूर्ण भागों में पाई जाती है। ध्यान से सुनो बेटा, ये हथेली और तलुए को छोड़कर शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। यह भी आपकी किताब में अति लघुत्वात्मक क्वेश्चनों में दे रखा है कि किन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा, सेबेशियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि। पहली श्वेत ग्रंथि थी, दूसरी आपके सामने तेल ग्रंथि। एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, तेल जो ग्रंथि है ये पुटका के एपिथेलियम ऊतक के बलन से बनती हैं और पुटका में ही खुलती हैं। ये ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिसमें या जिनमें स्राव भर जाने के बाद ग्रंथि सेल्स टूटकर स्रावित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक बेटा, इन ग्रंथियों में दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे सीबम कहते हैं। सीबम जो है यह रोमकांड को चिकना और त्वचा को जलरोधी बनाता है। हथेली व तलुए को छोड़कर, हथेली व तलुओं को छोड़कर ये शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश में, अब बेटा सूर्य का जो प्रकाश है उसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ये आपकी दो हो गई बेटा, पहली श्वेत, दूसरी तेल या सेबेशियस। तीसरी बेटा स्तन ग्रंथियां। तीसरी है बेटा आपकी स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां तीसरी स्तन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथियों के बारे में आप सब जानते हैं, कहां पाई जाती है, वक्ष स्थल पर। ये ग्रंथियां वक्ष स्थल पर पाई जाती है, छाती पर वक्ष स्थल पर पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां जो हैं ये वक्ष स्थल पर पाई जाती हैं। इनकी संरचना संयुक्त नलिकाकार है। इनकी संरचना संयुक्त नलिकाकार होती है। ये जो ग्रंथि स्तन ग्रंथियां हैं ये वक्ष स्थल पर पाई जाती हैं तथा इनकी जो संरचना है वो संयुक्त नलिकाकार होती है। हम आगे चलकर जब मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर आपके में स्तन ग्रंथियां आएंगी और स्तन ग्रंथियां का डायग्राम या सचित्र वर्णन है। तो वहां ये संयुक्त नलिकाकार कैसे है वहां इसका अध्ययन करें। यानी अनेक नलिकाएं संयुक्त हो जाती हैं इसमें, इसलिए इसको हम संयुक्त नलिकाकार कहते हैं। ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं। कैसी हैं बेटा, एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां। कैसी ग्रंथि है बेटा, ये
एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि। दोबारा सुनिए, ये ग्रंथियां वक्षस्थल पर पाई जाती हैं। इनकी संरचना संयुक्त नलिकाकार होती है। ये एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। मानव मादा में एपोक्राइन प्रकार की हैं। मानव मादा में ये सक्रिय होती हैं। मानव मादा में ये सक्रिय होती हैं, जबकि नर के अंदर ये निष्क्रिय होती हैं। कैसी होती है? निष्क्रिय होती हैं। मानव मादा में ये सक्रिय होती हैं और दुग्ध का स्रावन करती हैं। और दुग्ध का स्रावन करती है। और जो दुग्ध का स्रावन होगा, इस दुग्ध से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। इनका निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। स्तन ग्रंथि तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है, अर्थात स्तन ग्रंथियों का निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। ठीक है बेटा। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन, दो हार्मोन बेटा, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पर डिपेंड करते हैं। हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि दुग्ध का स्रावन दुग्ध का स्रावन, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया बेटा, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम रखना याद, हार्मोन द्वारा होता है। ध्यान से सुनो बेटा इसको दोबारा से। ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? वक्षस्थल पर। कितनी होती हैं? एक जोड़ी अर्थात 2। ठीक है बेटा। इनका निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। मानव मादा में ये सक्रिय होती हैं और दूध का स्रावन करती हैं। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि दुग्ध का स्रावन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, लिख लो इसको आप। इसके बाद चौथी जो ग्रंथि है वो है बेटा आपकी सेरुमिनस ग्रंथियां। चौथी ग्रंथि है सेरुमिनस ग्रंथियां। चौथी ग्रंथि पढ़िए बेटा आप, सेरुमिनस ग्रंथियां। चौथी सेरुमिनस ग्रंथि। ठीक है साहब, देखिए बेटा, ये सबसे पहली चीज तो ये स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये पसीने की जो ग्रंथि हैं, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है। स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से इनका निर्माण होता है और ये ग्रंथियां
बाह्य कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती हैं। सिरुमिनस ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो ये जो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, अर्थात श्वेत ग्रंथियों का जो रूपांतरण है उसके द्वारा सिरुमिनस ग्रंथियों का निर्माण होता है। ये जो ग्रंथियां हैं बाह्य कर्णनाल, ये जो कर्णनाल है कान के अंदर जहां से आवाज जाती है, इस बाह्य कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती हैं। कर्णनाल की संरचना कुंडलित होती है बेटा। कैसी होती है? कुंडलित। इसलिए इनका आकार भी कुंडलित होता है। इनका आकार कुंडलित होता है। कैसा होता है बेटा? कुंडलित होता है। ऐसा कुंडलित है तो आकृति भी कैसी हो जाएगी? कुंडलित हो जाएगी। ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथियां सेबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर, ये ग्रंथियां सेबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर, ये ग्रंथियां सेबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर सेरुमन, ध्यान से लिखना बेटा, ध्यान से सुनना, सेरुमन अर्थात मोम का श्रावण करती हैं, ये जो पदार्थ है ये कर्णपटय है, यह कर्णपटय की सुरक्षा करता है, कर्णपटय की सुरक्षा करता है। सिरुमिनस ग्रंथियों के बारे में बात करें तो ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये ग्रंथियां बाह्य कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती हैं। कर्णनाल की संरचना कुंडलित होती है, जिससे इनकी भी आकृति कुंडलित हो जाती है। और ये जो ग्रंथियां हैं ये सेबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर सेरुमन अर्थात मोम जैसे पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो कि कर्णपटय की सुरक्षा करता है। लिख लीजिए इसको, आप उतार लीजिए फटाफट से। ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये ग्रंथियां बाह्य कर्णनाल की त्वचा में पाई जाती हैं। इनका आकार कुंडलित होता है। ये ग्रंथियां सेबेशियस ग्रंथियों के साथ मिलकर मोम नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो कि कर्णपटय की सुरक्षा करता है, जो कि कर्णपटय की सुरक्षा करता है। इसके बाद अगली जो ग्रंथि है वह है बेटा मूलाधार ग्रंथि या बक्षण ग्रंथियां। उतार लिया होगा बेटा ये पांचवी ग्रंथि। पांचवी ग्रंथि है बेटा बक्षण ग्रंथियां। पांचवी बक्षण ग्रंथियां या इनको बेटा मूलाधार ग्रंथियां भी कहते हैं। मूलाधार ग्रंथियां, बक्षण ग्रंथियां या मूलाधार ग्रंथियां, ये सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण। देखो तेल जो ग्रंथि है अर्थात सेबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से इनका निर्माण होता है। अब सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको याद करने की कि इनको बक्षण ग्रंथि क्यों कहते हैं या मूलाधार ग्रंथि भी क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
ये जो ग्रंथि हैं एपोक्राइन प्रकार की है। कैसी है बेटा? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती। ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती। ये सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण है और ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती। कैसी होती है? एपोक्राइन। अब इनको बक्षण ग्रंथि क्यों कहते हैं, इनको मूलाधार ग्रंथि क्यों कहते हैं? इससे भी बेटा सीधी सी बात, सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। ये बक्षण क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बक्षण क्षेत्र में, इसलिए इनको बक्षण ग्रंथियां कहते हैं। और बक्षण क्षेत्र को मूलाधार क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार क्षेत्र। इसलिए इन ग्रंथियों को मूलाधार ग्रंथियां भी कहते हैं। समझ में आ गया? बक्षण ग्रंथियों कहते हैं क्योंकि बक्षण क्षेत्र में पाई जाती है। और बक्षण क्षेत्र का दूसरा नाम है मूलाधार ग्रंथि। कौन सा है? मूलाधार ग्रंथि। देखो अब बेटा बक्षण क्षेत्र बॉडी में क्या होता है, कहां होता है? ये ग्रंथियां गुदा और मूत्र जनन छिद्र के मध्य बक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें बक्षण ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है बेटा, बक्षण ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। ये सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है एपोक्राइन का शीर्ष भाग का, केवल कोशिका का शीर्ष भाग। एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं। ये जो ग्रंथि हैं ये गुदा और मूत्र जनन छिद्र दोनों के मध्य जो बक्षण क्षेत्र है, जो मूलाधार क्षेत्र है, वहां पाई जाती है। इसलिए इसे हम बक्षण ग्रंथियां या मूलाधार ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां गंध युक्त एक विशिष्ट पदार्थ का श्रावण करती हैं। गंध युक्त विशिष्ट पदार्थ का श्रावण करती हैं। ठीक है बेटा, गंध इसलिए इन्हें गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा से सुनिए। ये सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां गुदा और मूत्र जनन छिद्र के मध्य बक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें बक्षण ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां गंध युक्त एक विशिष्ट पदार्थ का श्रावण करती हैं। इसलिए इन्हें गंध ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में इनका अभाव होता है। मनुष्य में इनका अभाव होता है। अब बेटा एक नंबर के क्वेश्चन हर प्रकार के बन सकते हैं कि बक्षण सेंस किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? एपोक्राइन प्रकार की हैं। किस ग्रंथियों का रूपांतरण है? सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। कौन सा पदार्थ श्रावण करती हैं? इस प्रकार से प्रत्येक ग्रंथि से एक नंबर का नया क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप इन ग्रंथियों को
विशेषकर अच्छी तरह से आप याद करें। ठीक है बेटा, मूलाधार ग्रंथियां बता लीजिए आप। ये ग्रंथियां सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां गुदा एवं मूत्र जनन क्षेत्र के मध्य में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें भक्षण ग्रंथियां कहते हैं। यह एक विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ का श्रावण करती हैं, जिससे इसलिए इन्हें गंध ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में इनका अभाव होता है। अगली ग्रंथि बेटा मीओमियन। अगली ग्रंथि मीओमियन ग्रंथि, छठवीं ग्रंथि मीओमियन ग्रंथि। मीओमियन ग्रंथि ये सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये तेल या सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये ग्रंथियां जो बेटा आंखों की पलक जो होती है ना, पलक, इनकी जो बरौनियां हैं ये आगे की ओर यहां पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं और ये ग्रंथियां पलकों की जो बरौनियां हैं, ये वाली बरौनियां, ये जो आगे होती है ना बरौनियां, यहां ये पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, और ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं जो कि कॉर्निया को चिकना और सुरक्षा करती है। ध्यान से सुनो बेटा, उसके बाद लिखना आप कि मीओमियन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। एक नंबर का क्वेश्चन है सेबेशियस ग्रंथियों का। कहां पाई जाती हैं? आंखों की पलकों की बरौनियों में। किसका श्रावण करती है? तेलीय पदार्थ का। फंक्शन क्या है इनका? कॉर्निया की सुरक्षा करना एवं कॉर्निया को चिकना बनाने का इनका कार्य होता है। ठीक, अब लिखें आप ये तेल या सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। ये पलकों की बरौनियों में पाई जाती है। ये तेल या सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये पलकों की बरौनियों में पाई जाती है। ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती है, जो कि आंख की जो कॉर्निया जो भाग होता है, कॉर्निया को चिकना एवं सुरक्षा चिकना भी बनाती है और उसकी सुरक्षा भी करती। ठीक है बेटा, मीओमियन ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो ये तेल या सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं। ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं जो कि कॉर्निया को चिकना एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। लिख लीजिए आप इसको फटाफट से। मीओमियन ग्रंथि हो गई आपकी पूरी। एक ग्रंथि और है इसके बाद जैस ग्रंथियां। मीओमियन ग्रंथियों की बात कर रहे हैं तो ये ग्रंथियां तेल या सेबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं और पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं। ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं जो कि कॉर्निया को चिकना या उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती हैं।
लास्ट ग्रंथि रह गई बेटा आपकी जैस ग्रंथियां। जैस ग्रंथियां 7। जैस ग्रंथियां कौन सी है बेटा? जैस ग्रंथियां। ये जैस ग्रंथियां हैं और इसका केवल एक ही अंतर है। देखो ये है बरौनियों को चिकना बनाना। देखो जैस ग्रंथियों की बात कर रहे हैं तो भाषा सेम टू सेम वही है बेटा। ये तेल या सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। ये तेल या सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण। जैस ग्रंथि पढ़ रहे हैं बेटा हम, म्योबिन खत्म, जैस पढ़ रहे हैं। ये तेल या सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं। ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं। यह बरौनियों को चिकना बनाने में सहायक होता है। ठीक है बेटा। जैस ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। ये तेल या सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये तेल या सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं। ये एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं। ये जो तेलीय पदार्थ है यह बरौनियों को चिकना बनाने में, ये जो बरौनिया का अगला हिस्सा है ना बेटा, इसको चिकना बनाती है जिससे आंखें आपस में चिपकते, जो इसके बोलते हैं पलक, वो आपस में चिपकते नहीं। तो इस प्रकार से मानवीय त्वक ग्रंथियां हैं। ये त्वक ग्रंथियां संख्या में 7 थी। कितनी थी बेटा? 7। 7 में सबसे पहली जो ग्रंथि थी वो आपकी थी स्वेद ग्रंथियां। कौन सी थी बेटा? स्वेद ग्रंथियां। ठीक, यानी कि ये पसीने का श्रावण जो करती थी, शरीर का टेम्परेचर मीरोप्राइन करती थी। दूसरी थी आपकी तेल ग्रंथि। कौन सी थी? तेल ग्रंथि। होलोप्राइन प्रकार की, पूरी कोशिका। विटामिन डी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें, विटामिन डी का संश्लेषण होता था इसमें। एक जो पदार्थ था दूध जैसा, तेल जैसा जो पदार्थ गाढ़ा, वो सीबम था। कौन सा था? सीबम। ठीक। इसके बाद स्तन ग्रंथियां बक्षण स्थल पर मादा में सक्रिय और नर में निष्क्रिय। सबसे बड़ी बात, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण, ध्यान रखना, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण आकृति एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करती थी। दुग्ध का श्रावण ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जानवर जो होती है भैंस, जब भैंस दूध नहीं देती तो इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। इसका होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जिससे दूध का श्रावण हो जाता है। इसके बाद में थी बेटा आपकी यानी श्रूणरस ग्रंथि। श्रूणरस ग्रंथि बाह्य कर्णनाल में पाई जाती थी, जो कि सेबेसियस ग्रंथि के साथ मिलकर सेरोमन अर्थात मोम का श्रावण करती थी, जो कि कर्णपटल की सुरक्षा करती थी। मूलाधार बक्षण ग्रंथि बक्षण क्षेत्र में पाई जाती थी। सेबेसियस ग्रंथि का रूपांतरण थी, एक गंध जैसा पदार्थ साबित करती थी, जिसे हम गंध ग्रंथि भी कहते थे। ये मनुष्य में अभाव होता है। मियोबिन ग्रंथियां सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं। तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं। कॉर्निया को चिकना और उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती थी। जैस ग्रंथियां सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण है, पलकों की बरौनियों में पाई जाती हैं, एक तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं और जो कि बरौनियों को चिकना बनाने में सहायक होती हैं। तो ये आपकी ग्रंथियां खत्म हो गई हैं। ग्रंथि खत्म हो गई। 7 ग्रंथियां थी, 7 ग्रंथियां आपकी खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद इस चैप्टर में
केवल एक क्वेश्चन रह गया है और वो भी इंपॉर्टेंट। कौन सा? त्वचा के कार्यों को समझाएंगे। एक जो क्वेश्चन बन के आता है इसमें बोर्ड में, वो किस तरह से आता है कि त्वचा को हरफनमौला अंग क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे।